हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आज से 218 रुपए तक महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, रेल टिकट रिफंड और टोल के नियम बदले, इन हैंड सैलरी भी घटेगी। जान लीजिए 1 अप्रैल से 15 बदलाव कौन कौन से हुए हैं। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम महंगे होने से यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। सरकारी तेल कंपनियों ने इसके दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अब रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर पाएंगे और अब फास्टैग, टोल टैक्स के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े हुए नियम कुल मिलाकर के 15 बदलाव हो रहे हैं। चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं। देखिए कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर नियम है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा कर दिया है और चेन्नई में ये सबसे महंगा 2246 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्चा बढ़ेगा, तो ऐसे में चाय, नाश्ते और थाली महंगी हो सकती है और शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि रसोई गैस घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगला नियम जो बदलाव हुआ है वो यह है रेल टिकट को लेकर। देखिए ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही आपको रिफंड मिलेगा। पहले ये समय सीमा 4 घंटे तक थी और यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान होगा और रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा है फास्टैग को लेकर। देखिए आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपको वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। एनएचएआई ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है और सालाना पास के लिए 3000 रुपए की जगह आपको 3075 रुपए अब चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। चौथा, आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या फिर उसमें बैलेंस कम है तो यूपीआई से ही टोल का ऑप्शन बचेगा। कैश का विकल्प नहीं होने से परेशानी में पड़ सकते हैं। अगला नियम है 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी वो अब 1 अप्रैल से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ रहे हैं। यदि आपके पास कार बुक है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा है तो अब बढ़ी हुई कीमत आपको देनी पड़ेगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े हुए दामों पर लगेंगे। उसके बाद अगला जो नियम बदल रहा है वो यह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। इससे टैक्स पेयर्स के बीच की उलझन खत्म होगी और आपने 2024-25 में अगर पैसे कमाया है तो जुलाई 2025 में उसका टैक्स भरते थे। इसे AY 2025-26 कहा जाता था। और इसके साथ ही कमाई के लिए 2 अलग अलग सालों के नाम सुनकर कंफ्यूजन हो जाता था। देखिए 7वां बदलाव हुआ है। साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है और इस साल इस बदलाव के साथ ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है और अन्य लोग 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा अगला बदलाव हुआ है TDS कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फॉर्म्स का फॉर्मेट बदल करके फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। अब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फॉर्म्स में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा और इससे ITR भरने में गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसके बाद अगला बदलाव हुआ है HRA पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी पड़ेगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है और इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट ले सकते हैं। और वहीं अब टैक्स विभाग रसीद और मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा और पकड़े जाने पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अगला बदला हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 रुपए आप निकाल पाएंगे। प्लेटिनम कार्ड के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए होगी। यदि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, चेकबुक या फिर विड्रॉल फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा और ये फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए लिया गया है। अगला बड़ा बदलाव एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर हुआ है। देखिए, सरकार ने बजट में एफएनओ मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्यूचर्स की बिक्री पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। वहीं ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ा करके 0.15% हो गया है। इंट्राडे और फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए अब हर ट्रेड की लागत बढ़ जाएगी। ज्यादा टैक्स देने से उनकी नेट कमाई कम हो जाएगी और ट्रेड में ब्रेक इवन पर आने में भी समय लगेगा। देखिए, अगला बदला हुआ है, अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें ही मिल पाएगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से ये बॉन्ड खरीद रखे हैं तो ये अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे उन लोगों का नेट मुनाफा घट जाएगा जो बाजार से बॉन्ड खरीदकर टैक्स बचाते थे। अब मैच्योरिटी पर मिलने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में आने वाली रकम पहले के मुकाबले घट जाएगी। देखिए, अगला बदला हुआ है, नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज यानी सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज्यादा नहीं रख सकेंगी और इससे इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि इसका बड़ा फायदा ये होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड यानी ईपीएफ और ग्रेच्युटी की रकम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। अगला बदला हुआ है, अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे और अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना पड़ेगा। नौकरी बदलने वालों को महीनों इंतजार अब नहीं करना होगा। कंपनी 2 दिन में पेमेंट नहीं करती है तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर ब्याज समेत पैसे की मांग कर सकता है। अगला बदलाव पैन कार्ड को लेकर हुआ है। देखिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्मतिथि बदलना चाहते हैं तो अब आधार कार्ड के साथ साथ अन्य दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल है। यूपी में जनगणना में गलत जानकारी देने पर लगेगा जुर्माना। रेडियो से लेकर इंटरनेट, लैपटॉप की आपको जानकारी देनी पड़ेगी। 12 सवालों में जान लीजिए सब कुछ। यूपी में जनगणना 2027 का पहला फेज शुरू हो रहा है और 30 सितंबर 2026 यानी 6 महीने तक इसे पूरा किया जाना है। यूपी में 22 मई से 21 जून तक जनगणना कर्मी आपके घर पर आएंगे, 33 सवालों के जरिए आपसे जानकारी इकट्ठा करेंगे। इससे 15 दिन पहले यानी 7 मई से यूपी के लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना का दूसरा फेज फरवरी 2027 से शुरू होगा। आजादी के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है। देखिए, जनगणना 2026-27 में 33 सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। जनगणना कर्मी आपके घर पर आएंगे और आपसे ये सवाल पूछेंगे जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक एक सवाल को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जनगणना कर्मी आपके घर पर आएंगे तो क्या क्या पूछ सकते हैं। ईरान युद्ध के बीच लॉकडाउन का फेक नोटिस हुआ वायरल। शेयर पीडीएफ खोलने पर अप्रैल फूल निकला। मंत्री की अफवाह न फैलाने की अपील। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर 1 अप्रैल को वॉर लॉकडाउन नोटिस वायरल हुआ है, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई है। अशोक चक्र और मंत्रालय जैसे प्रतीकों के साथ बनाया गया यह नोटिस पहली नजर में आधिकारिक लगा, लेकिन बाद में ये अप्रैल फूल का मजाक निकला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉकडाउन की अफवाहों को बुरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की है। वायरल हुए इस नोटिस का फॉर्मेट और भाषा बिल्कुल सरकारी आदेश जैसी रखी गई थी, जिससे कई लोगों ने इसे बिना सत्यापन के आगे फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि दस्तावेज को खोलने पर सच्चाई सामने आ गई। एमपी में मिलावट, 2000 से ज्यादा सैंपल फेल, 60% डेयरी प्रोडक्ट खराब शरीर में पहुंच रहे। केमिकल से पॉइजनिंग से लेकर हृदय रोग का खतरा। मध्य प्रदेश में खाने पीने की चीजों में मिलावट अब सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए की हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 2000 से ज्यादा फूड सैंपल्स फेल पाए गए हैं और सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो करीब 420 ग्वालियर से सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले दूध, मावा, पनीर और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा मिलावटी पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिलावट केवल फूड पॉइजनिंग ही नहीं है बल्कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हार्मोनल बीमारियों तक का कारण बन रही है।
एमपी की फार्मा इंडस्ट्री पर युद्ध की मार, 100 कंपनियों का एक्सपोर्ट जीरो, 190 देशों की दवा सप्लाई रुकी, शटडाउन की ओर बढ़ रही है इंडस्ट्री। इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव का सीधा असर अब मध्य प्रदेश के दवा उद्योग पर दिखने लगा है। प्रदेश की लगभग 100 फार्मा कंपनियों का निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। रेड सी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसी समुद्री मार्गों पर युद्ध के खतरे को देखते हुए शिपिंग कंपनियों ने हाथ पीछे कर लिया है, जिससे 190 देशों को होने वाली दवाइयों की सप्लाई रुक गई है। मोदी बोले, कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की। ममता ने कहा, भाजपा हमारा पैसा लूट रही है और झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगनी तय है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के सो कॉल्ड राजकुमार की पराजय की सेंचुरी आने वाली है। पीएम धेमाजी के गोगामुख में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीरभूम में जनसभा की। उन्होंने कहा कि जब बंगाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहा था तब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। यह हमारा पैसा लूट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। वे रामनवमी पर बंदूकें लेकर निकलते हैं। अटारी वाघा सीमा पर रिट्रीट का समय बदला। अब शाम के 5:30 बजे से 6 बजे तक होगी सेरेमनी। नई टाइमिंग हुई लागू। अमृतसर स्थित भारत पाकिस्तान अटारी सीमा पर होने वाली प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर पर हर रोज होने वाली इस देशभक्ति से भरपूर सेरेमनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। नए निर्णय के मुताबिक अब रिट्रीट सेरेमनी शाम के 5:30 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगी और इससे पहले रिट्रीट सेरेमनी 5 बजे शुरू होकर 5:30 बजे तक खत्म हो रही थी। मौसम और दिन की घटती बढ़ती रोशनी को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि दर्शकों को बेहतर अनुभव देने और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए समय में ये बदलाव जरूरी था। बगदाद में बीच सड़क से अमेरिकी पत्रकार का अपहरण, जबरन गाड़ी में खींचकर ले गए। अमेरिकी दूतावास ने इराक न जाने की सलाह दी थी। अमेरिका की फ्रीलांस पत्रकार शैली किटलसन का मंगलवार को इराक की राजधानी बगदाद में अपहरण कर लिया गया। अज्ञात हमलावरों ने शैली को अल सादून स्ट्रीट पर स्थित बगदाद होटल के पास से अगवा किया है। इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अपराधी पत्रकार को जबरन गाड़ी में खींचकर ले जाते नजर आ रहे हैं। इराक के गृह मंत्रालय ने घटना की पुष्टि की है, हालांकि उसने पत्रकार की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि एक विदेशी पत्रकार का ज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजा गया है। PLFS सर्वे 2025 में दावा, देश में बेरोजगारी घट रही है। 61.3 करोड़ लोगों के पास काम। महिलाओं का इंक्रीमेंट पुरुषों से ज्यादा बढ़ा, लेकिन कुल वेतन 31% कम। देश में बेरोजगारी घट रही है और श्रम भागीदारी बढ़ी है, यानी कि अर्थव्यवस्था क्राइसिस मोड में नहीं है। महिलाओं की आय तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पुरुषों से उनका वेतन करीब 5,900 रुपए या 31% तक कम है। मतलब ये है कि समान अवसर अभी भी पूरी तरह से नहीं मिले हैं। महिलाएं या तो कम वेतन वाले सेक्टर में है या फिर समान काम के लिए कम पेमेंट पा रही हैं। ये जानकारी आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2025 में दी गई है। जनगणना शुरू। लिव इन कपल शादीशुदा माना जाएगा। मोबाइल में FM का मतलब रेडियो, YouTube देखना टीवी नहीं। जान लीजिए आपके राज्य में कब से शुरू होगी। जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की गिनती होगी। दूसरा फेज जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। इसमें लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा और इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था। पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी। कर्मचारी मोबाइल ऐप लेकर के आएंगे और इसके जरिए ही डेटा सीधे अपने स्मार्टफोन पर कलेक्ट करेंगे। पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे, फिर उन्हें डिजिटाइज किया जाता था। इसमें काफी समय लगता था, इसलिए अब मोबाइल ऐप के जरिए सीधे डेटा स्मार्टफोन से कलेक्ट किया जाएगा। जनगणना में स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल खुद मानेगा और कहेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। मोबाइल फोन में FM और YouTube देखने को भी काउंट किया जाएगा। जनगणना करने वाले आपसे कुल 33 सवाल पूछेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं कि इन 33 सवालों के अलावा कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिनका आपको जवाब देना नहीं देना है। देखिए, अगर कर्मचारी आपसे ये 3 सवाल पूछे तो आप जवाब ना दें। पहला, महीने की कमाई या बैंक बैलेंस से जुड़ा हुआ कोई भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इनकार कर सकते हैं, आप नहीं बताएंगे। आधार, पैन कार्ड या फिर कोई अन्य पहचान पत्र दिखाने का आपको दबाव बनाया जाएगा तो आप जवाब देने से मना कर सकते हैं। और तीसरा, बैंक खाता नंबर या आपसे OTP जैसे कोई भी निजी जानकारी मांगी जाएगी तो आप जवाब नहीं दें।
देखिए, मोबाइल में एफएम है तो उसको रेडियो, और लिव इन में है तो आपको शादीशुदा माना जाएगा। लिव इन यानी काफी समय से साथ रह रहे जोड़े को जनगणना में विवाहित युगल माना जाएगा। मोबाइल में एफएम है तो रेडियो गिना जाएगा। मोबाइल पर यूट्यूब देखना टीवी नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपके घर में टीवी होना जरूरी है। कार या जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर दर्ज नहीं होगा। ई रिक्शा या ऑटो, कार या बाइक नहीं माने जाएंगे। आपके घर में अगर नल या चापाकल है फिर भी आप बोतल या कैन का पानी मंगवाते हैं और वही पीते हैं तो बोटल्ड वाटर आप लिखें। और किचन के एक हिस्से में अगर आप खाना बनाते हैं और सोते हैं तो उसको रसोई में नहीं मानेंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से एक कमरा होगा जिसमें आप केवल खाना बनाते हों। सोना 2,836 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए पर पहुंचा। इस साल कीमत में 16,000 रुपए का इजाफा। चांदी 9,348 रुपए महंगी होकर 2,39,000 रुपए किलो हुई। देखिए, सोने चांदी के दाम में तेजी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,836 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 9,348 रुपए बढ़कर 2,39,000 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो थी। जेट फ्यूल 100% महंगा हुआ, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने कीमतों पर 25% का कैप लगाया। घरेलू उड़ानों का किराया कंट्रोल में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ATF यानी जेट फ्यूल 100% से ज्यादा महंगा हो गया है और इस तेजी के बावजूद सरकार ने ATF में बढ़ोतरी को सिर्फ 25% तक सीमित रखने का फैसला किया है। सरकार ने मार्च में 2 लाख करोड़ रुपए GST वसूला। ये 10 महीने में सबसे ज्यादा। वित्त वर्ष 2025-26 में 22 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। इस साल मार्च में ग्रॉस GST कलेक्शन सालाना आधार पर 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है और एक साल पहले यानी कि मार्च 2025 में ये 1.83 लाख करोड़ रुपए पर था। वहीं नेट GST कलेक्शन सालाना आधार पर 8.2% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा है। मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1.64 लाख करोड़ रुपए रहा था। 1 अप्रैल को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चीन में खाली फ्लैट खरीदकर परिजनों की अस्थियां रखने पर बैन। कब्रिस्तान महंगा होने पर लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और उसमें अस्थियां रखते थे। चीन की सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिसके तहत लोग अपने परिजनों की राख को खाली अपार्टमेंट में नहीं रख पाएंगे। इसे बोन ऐश अपार्टमेंट कानून कहा जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक कब्रिस्तान के अलावा कहीं और शव दफनाने या मकबरे बनाने पर भी रोक रहेगी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कब्रिस्तान लगातार महंगा होता जा रहा है, तो ऐसे में हुंगोई फांग यानी ऐसे फ्लैट्स का चलन काफी बढ़ गया है जहां लोग अपने परिजनों की अस्थियां रखते हैं। तेजी से शहरीकरण और बुजुर्ग आबादी होने के कारण शहरों में कब्रिस्तान की जमीन कम होती जा रही है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन में हाल ही के वर्षों में घरों की कीमतें काफी गिरी हैं और 2021 के मुकाबले 2025 तक करीब 40% तक कम हो गई हैं। लोग इसका काफी फायदा उठा रहे हैं, खाली फ्लैट खरीदकर उसमें राख रख रहे हैं और महंगे कब्रिस्तान या अंतिम संस्कार के खर्चे से ये सस्ता पड़ रहा है। इन खाली फ्लैट्स को लोग एक तरह से पूजा स्थल में बदल देते हैं जहां पर मोमबत्तियां, लाल रोशनी और अलग अलग पीढ़ियों की अस्थियां सजाकर रख दी जाती है। चीनी मीडिया के मुताबिक ऐसे फ्लैट्स की पहचान अक्सर बंद पर्दों या फिर पूरी तरह से सील की गई खिड़कियों से होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार का खर्च जापान के बाद चीन में दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा है। चीन में कब्रिस्तान की जगह आमतौर पर सिर्फ 20 साल के लिए ही लीज पर मिलती है, जबकि घरों के लिए 70 साल के इस्तेमाल का अधिकार मिलता है और इसी वजह से कई लोग वहां अब कब्रिस्तान की बजाय फ्लैट को ज्यादा बेहतर विकल्प मानने लगे हैं। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए फ्लैट खरीदने से शहरों में हाउसिंग व्यवस्था गड़बड़ा रही है। इससे बाजार का संतुलन बिगड़ने का खतरा भी है। सरकार ये नहीं चाहती है कि घरों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए। ट्रंप बोले, ईरानी राष्ट्रपति ने सीज फायर की अपील की। होर्मुज खुलने के बाद इस पर सोचेंगे। 2 जहाज 94,000 टन LPG लेकर भारत पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर की मांग की है। ईरान की नई लीडरशिप पहले के मुकाबले कम कट्टर और ज्यादा समझदार है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका तुरंत सीज फायर नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि जब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता है तब तक अमेरिका अपना मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रखेगा। वहीं मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। UAE से LPG यानी रसोई गैस लेकर आए 2 टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार करके सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में शामिल हो सकता है UAE। होर्मुज को जबरन खोलने में अमेरिका की मदद करेगा। UN में सिक्योरिटी फोर्स के लिए प्रस्ताव।
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई यूएस ईरान जंग में सीधे तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खोलने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा रही है। इस तरह से हॉर्मुज सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाएगी जो कि जहाजों की सुरक्षा तय करेगी। हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे बंद करके रखा है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यूएई पहला खाड़ी देश बन सकता है जो कि इस जंग में सीधे हिस्सा लेगा। बंगाल SIR 60 लाख में 47 लाख आपत्तियां निपटी। सुप्रीम कोर्ट बोला 7 अप्रैल तक सबका निपटारा होगा। ट्रिब्यूनल गलत तरीके से जोड़े गए हटाए गए नामों को सुधारेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR के बाद 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47 लाख आपत्तियों का निपटारा 31 मार्च तक कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल M पंचोली की बेंच ने बताया कि उन्हें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का लेटर मिला है। इसमें बताया गया कि हर दिन लगभग 17.5 लाख से 2 लाख आपत्तियों को निपटाया जा रहा है। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला बिल पास। लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर हंगामा। FCRA बिल वापस लो के नारे लगाए गए। लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 2026 को पास कर दिया गया। इस बिल के जरिए अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी का कानूनी दर्जा मिलेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया था और इस पर 1 घंटे से ज्यादा बहस हुई, जिसके बाद इसे वॉइस वोट से मंजूरी दे दी गई। MP में 4 दिन का स्कूल चले हम अभियान। भोपाल में मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। कहा कल 4 लाख साइकिलों का वितरण करेंगे। अब छात्र निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते हुए भरोसे को दिखाता है। ड्रॉप आउट की संख्या के अंतर को 0 कर दिया गया है और ये इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं नए नामांकन में 19% की वृद्धि हुई है। इसी क्रम में करीब 4 लाख साइकिलों का वितरण किया जाएगा ताकि छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा मिल सके। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। ये स्कूल चले हम अभियान के तहत संदीपनी विद्यालय TT नगर में राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव पर शुभारंभ कर रहे थे। आज का सुविचार, कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।